हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का छठा क्लास का आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री बुक का 4th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन मैंने खींचा, यहाँ पे मान लेते ज़ीरो करते, ठीक है। ज़ीरो का मतलब हुआ कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ से आगे चल के 2023 साल बाद कौन सा ईयर आता है? 2023, जो हमारा करंट ईयर है, ठीक है। 2023 यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2023 साल बीतने के बाद आज हम लोग करंट ईयर में जो भी जी रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो है ना, जीरो से अगर हम पीछे जाएंगे तो -1 -2 ऐसे करके पीछे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे करते करते -400 तक जाएगा ना, फिर आगे चल के कहीं पे -600 तक जाएगा ना। तो ये जो पीरियड है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। कि हम लोग तो जी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस पीरियड में ये वाले 600 से 400 के बीच में क्या हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में समझना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें राज्य और गणराज्य, है ना। लगभग 600 ईसा पूर्व तक, है ना, यहाँ तक क्या हुआ था? गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए थे, ठीक है। साफ कर दिए गए थे और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद हो गए थे, है ना, ठीक है। जैसे कि पंचाल, है ना, जो कि आज का बरेली जिला है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पंचाल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद है सूरसेन, जो कि आज का मथुरा है, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये है सूरसेन, यहाँ मथुरा नज़र आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं कोसल, अवध, ठीक है, यहाँ पर है, ये रहा कोसल, है ना। उसके बाद है काशी, काशी आपको यहाँ मिल जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक। एक है विदेह, ये रहा विदेह। और एक है मगध, मगध कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। तो ये गंगा का मैदान ऐसे निकल करके, ठीक है, ऐसे करते हुए ऐसे करते बंगाल की खाड़ी में गिर गया है ना, ठीक है, ऐसे करके इधर गया, है ना। तो ये गंगा का मैदान के जो एक किनारे में क्या हुआ, लोग बस गए, ठीक है। कब? इस यहाँ पर 600 BC में, है ना। ये इलाके जनपद कहलाते थे, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनपद। जैसे आज हम लोग अपने स्टेट को क्या बोलेंगे? स्टेट ही बोलते हैं, है ना। अपने देश को बोलते हैं भारत, है ना। और अपना जो हिस्सा जो भारत है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, तो ये जो राज्य शब्द आया वो मतलब छोटे छोटे हिस्से में बांट के उसने नाम दे दिया राज्य का, ठीक है ना। तो उस वक्त इस जो स्टेट थे उसे क्या बोलते थे? जनपद, है ना। स्टेट क्या उस समय अपना अलग अलग जगह होता था, काफ़ी बड़ा नहीं होता था, लेकिन ठीक है, वो लोग जो रहते थे वहाँ पे, वो लोग काफ़ी बड़े हो गए थे, यानी थोड़ी सी आबादी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसे जनपद कहा जाने लगा था, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल, ठीक है, जन यानी कि जनता होता है, ठीक है ना, और कुल यानी कि खानदान होता है। तो इनके आधार पर इन्हें नाम दिए गए थे, ठीक है। ये जो नाम पड़ा जैसे कि पांचाल, तो पांचाल क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो जनता थे उसी के आधार पर, या फिर वो कोई पांचाल खानदान वाले लोग होंगे, इसीलिए उसे जगह का नाम पांचाल पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो लोग कबीलों में रहते थे और आपस में लड़ा करते थे, ठीक है, चारागाह के लिए। तो अब कबीले नहीं रह गए, ये बड़े हो गए, ठीक है, और क्या कहलाने लगे? जनपद, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने अपने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए। देखिए उन्होंने क्या कर लिए, वो जगह था वो धीरे धीरे बड़ा होते चला गया और आगे चल के या तो राज्य बन गया या फिर गणराज्य बन गया, ठीक है। अब ऐसा राज्य क्यों बना, गणराज्य क्यों बना, चलिए देखते हैं आगे। देखिए गणराज्य होता क्या है? गणराज्य ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति यानी कि पावर परिवारों के कुलों के प्रमुख, ठीक है, कोई परिवार है मान लीजिए उसका, या फिर कोई खानदान है, उसके जो हेड मेंबर होते हैं ना, वो हेड और कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में होती थी, ठीक है। या तो ये कोई परिवार का, खानदान का कोई मेन आदमी के हाथ में होगा, या फिर कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होगा, या फिर चुने हुए कोई मुखिया होते थे उनके हाथ में होता था, ठीक है। वैसा शासन को गणराज्य कहते हैं।
अब गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, ठीक है? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है ना कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा और वो उसका बेटा जब होगा, मतलब राजा जो अभी बना उसका जब बेटा होगा तो वो राजा बनेगा, फिर उसके बाद इसी तरह का पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला जाएगा। इसे ही बोला जाता है वंशानुगत, है ना? तो इसमें क्या है, गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, है ना? बस वो चुने हुए लोग जाते थे, हाँ? जैसे कि आज के डेट में हम लोग चुन के भेजते हैं ना हमारे मंत्रियों को, है ना? उसी तरह से। तो प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। ये जो क्षत्रिय परिवार यानी कि जो लड़ाई-वड़ाई करते थे राजा वाले लोग, ठीक है? ये लोग क्षत्रिय होते थे, तो इन्हीं के पास सारा मालिकाना हक होता था भूमि का, है ना? तो राजनीति सत्ता भी उन्हीं के पास थी। देखिए, ज़मीन का हक भी उसी के पास है और राजनीति सत्ता भी उसी के पास थी, ठीक है? और कबीलों की सभाओं में सभाओं में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यानी कि आज के हिसाब से आप पंचायत को इमेजिन करके देखिए, पंचायत है, उसमें जो मुखिया बैठा हुआ है वो एक क्षत्रिय परिवार से, ऐसा उस ज़माने में होता था, कहने का मतलब, ठीक है ना? और हर जगह उसी का लीडरशिप था, है ना, क्षत्रियों का। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को अल्पतंत्र अर्थात चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं, ठीक है? चुनिंदा लोगों का शासन, यानी कि कुछ लोग जो चुन करके जाते हैं उन लोगों का शासन, है ना? क्योंकि सभा में गैर क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। गैर क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय नहीं हो वैसे लोगों को गैर क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है? तो उनका प्रतिनिधित्व यानी वो लीडरशिप माने लीड में नहीं आते थे, ठीक है? लीड रोल नहीं निभाते थे, वो हमेशा एक आम जनता की तरह जीते थे, ठीक है? तो राज्य और गणराज्यों ने नए नए कानून बनाना शुरू कर दिए, ठीक है? ये जो स्टेट बने और ये जो रिपब्लिक बने वो क्या किए, धीरे-धीरे एक कानून बनाए, ठीक है? कानून, और उनकी शासन व्यवस्था भी बदल गई, ठीक है? और इसी के साथ क्या हुआ, उसका जो शासन करने का व्यवस्था था वो बदल गया, है ना? अब शाक्य और लिच्छवी वंश, ये 2 वंश है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये 2 वंश है। कहाँ है? एक रहा लिच्छवी, ठीक है? इसे मैं हाइलाइट कर देता हूँ, नहीं, कुछ दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, रेड, ठीक है? ये रहा लिच्छवी और शाक्य कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है? दिख नहीं रहा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है? शाक्य दिख गया यहाँ पर। ये 2 ऐसे ये वंश थे, ठीक है ना? जो बहुत फेमस थे उस समय और क्या थे? वो गणराज्य हुआ करते थे, ठीक है? तो गणराज्य थे। इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। आज का जो उत्तर बिहार है जहाँ पर बाढ़ से डूब जाता है जो इलाका, वो उत्तर बिहार, तो उस इलाके में ये एरिया पड़ता था, ठीक है? उस ज़माने में। तो सबसे शक्तिशाली राज्य थे क्या? गंगा घाटी में कोसल, ठीक है? कोसल कहाँ है कोसल? ये रहा कोसल, ये बहुत ही शक्तिशाली था एक, ठीक है? इस शक्तिशाली को मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दूसरे कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से कर देता हूँ, है ना? ये रहा कौशल, उसके बाद है मगध, है ना? मगध, मगध कहाँ गया? ये रहा, और एक वत्स, ठीक है? ये वत्स कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है? ये इतने तो जनपद कहलाते थे ये सारे, ठीक है? ये कौन, कुरु, सुरसेन वगैरह वगैरह जो भी थे नाम, ये तो जनपद कहलाते थे, लेकिन इसमें जो पावरफुल थे वो कौन थे? कौशल, वत्स, मगध, ठीक है? इस तरीके से। तो क्या था कि एक अन्य शक्तिशाली राज था अवंती, ठीक है? अवंती कहाँ है? यहाँ पर। इस जगह पे एक मूवी भी बनी है जो आपने देखा होगा, बाहुबली, ठीक है ना? इसी जगह पे यहीं का शासन के बारे में दिखाया गया है उसमें, अवंती। तो ये 4 कौशल, मगध, वत्स और अवंती, है ना? 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये पावरफुल थे, ठीक है? जिसका केंद्र था उज्जैनी, किसका? अवंती का, ठीक है? तो जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे उन्हें प्रायः महाजनपद कहा जाता था, ठीक है? देखिए, इतने सारे तो जनपद थे ही थे, लेकिन उसमें से कुछ पावरफुल हो गए, यानी उसके पास ताकत ज़्यादा आ गई वो स्टेट के पास, ठीक है? तो वो अब जनपद नहीं कहलाने लगे, वो अब महाजनपद कहलाने लगे, ठीक है? ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे, ठीक है? क्योंकि ये अपने-अपने क्षेत्रों का विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे, ठीक है? 2 रीजन से लड़ते थे, अपना एरिया है उसे बड़ा करना चाहते थे, यानी बगल के जो
राज्य थे उसको वो लोग हड़प कर यानी कि कब्जा करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहते थे, ये एक रीज़न था। और दूसरा जो नदी इतने सारे बह रही उत्तर भारत में, ठीक है? इस पर वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे, ये 2 रीज़न था, इसीलिए वो लोग लड़ते रहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। देखिए, ये इतने सारे में लड़ते-लड़ते ये सबसे पावरफुल हो गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी समझ में आएगा, ठीक है? महान धर्माचार्य महावीर और गौतम बुद्ध, ठीक है? 2 लोग, ठीक है? महावीर जैन और गौतम बुद्ध, ठीक है? इन्होंने मगध में ही अपना धर्म प्रचार किया। यानी वो लोग ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब वो लोग कहीं तो जाएँगे ना अपना ज्ञान का प्रचार करने के लिए, तो वो लोग जहाँ भी जाते थे, जो प्रचार करते थे, वो मगध का ये राज्य की चर्चा खूब करते थे, ठीक है? तो इन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और लोगों की चर्चा की है, ठीक है ना? तो ये हमारा राज्य और गणराज्य समाप्त हुआ। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है? मगध राज्य, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं मगध जो सबसे पावरफुल हो चुका है, अब इसमें क्या ख़ास बात था, ठीक है? लगभग, ठीक है? लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार, ठीक है? ये एक राजा का नाम था, ठीक है? बिंबिसार मगध का राजा हुआ, उसने विभिन्न उपायों से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया, ठीक है? मैंने क्या-क्या उपाय किया होगा देखते हैं। एक उपाय क्या था? उसने पड़ोसी राज परिवार की राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। देखिए सबसे बेस्ट तरीका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं। एक काम करो, बगल वाले से रिश्ता ही बना लो, शादी ही कर लेते हैं। अपना रिश्तेदार बन जाएगा तो वो फिर वो नुकसान नहीं ना पहुँचाएगा। तो उसने दिमाग कितना अच्छा लगाया कि उसने बगल के राज्यों की जो राजाओं की बेटी थी उनसे विवाह संबंध जोड़ लिया, ठीक है? तो वो दामाद हो गया, अब दामाद पे वो बगल वाला राज्य क्यों अटैक करेगा? नहीं करेगा ना, तो ठीक है? इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, एक रीज़न ये था, ठीक है? तब ये शासक उनके मित्र बन गए, ठीक है? अब मगध राज आजकल का छोटा, ठीक है? आजकल का छोटा नागपुर कहाँ गया? हाँ, आजकल का छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर समझ रहे हो ना, झारखंड का इलाका है ना? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत अधिक कच्चा लोहा, ठीक है? कच्चा लोहा मिलता था, तो आज भी मिलता है। तो खैर, तो हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था, ठीक है? अगर आपको हथियार बनाना हो, हाँ, हथियार यानी तलवार, भाला, तीर वगैरह-वगैरह जिससे आप दूसरे को युद्ध में हराओगे, जिसका इस्तेमाल करके, ठीक है? और औजार क्या होता है? यानी कि औजार से आप समझिए कि जो ज़िंदगी को थोड़ा-सा आसान बना देता है। मान लीजिए, जैसे अभी की समझिए कि आपका आपके पास कोई बाइक है, उसका नट ढीला हो गया, कुछ आवाज़ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? रेंच लोगे, उसके नट को टाइट करोगे ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हथियार तो नहीं बोल सकते ना, हथियार तो किसी को जान लेने के लिए काम आता है। औज़ार तो हमारा ज़िंदगी को सरल बनाता है, यानी वो नट को टाइट करने का काम औज़ार कर रहा है, ठीक है? तो खैर, तो हथियार और औज़ारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था, हाँ। अब ज़मीन का साफ़ करने तथा उसे जोतने के लिए और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औज़ार बनने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। देखिए, क्या-क्या में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? ज़मीन को साफ़ करने यानी कि वहाँ तो जंगल था ना, उस ज़माने में कुछ तो था नहीं, आज की तरह इतने सारे बिल्डिंग, ठीक है? नहीं था, इतने सारे घर नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, ठीक है? झाड़ जंगल, तो उसको साफ़ कैसे करेंगे? अब हमारे समय मतलब उस ज़माने में ऐसा कुछ मशीन भी नहीं था, तो क्या करेंगे? बस वही लोहा का इस्तेमाल किया जाता था काटने में, ठीक है? अब उसे जोतने के लिए यानी कि अब फसल भी तो उगाना है ना, भूखे तो नहीं रह सकते, कुछ तो खा के जीना पड़ेगा। तो जोतने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ लोहे का फाल चाहिए यानी कि हल में लगाने के लिए, तो वो लोग उस लोहे का इस्तेमाल करके फाल बनाते थे और हल में लगा करके उसे खेत को जोता जाता था और फसल उगा करके वो धीरे-धीरे रिच होते गए। इस तरीके से वो लोग काम करने लगे और साथ ही शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औज़ार यानी शिल्प यानी कुछ ही कोई शिल्प यानी कि क्या बोलें? शिल्प किसको बोलेंगे? जिसे बनाया जाता हो यानी कि तलवार बन रहा है, ठीक है? तो तलवार का बनाने का काम तो शिल्प में ही आएगा ना, यानी किसी भी चीज़ को बनाना, मान लीजिए घड़ा बना रहे, घड़ा में का काम जो है वो भी एक शिल्प का ही काम होता है ना, तो इसी तरह शिल्पों का इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं, है ना? तो उसे बनाने के लिए लोहे का भयानक इस्तेमाल होने लगा। अब इससे क्या हुआ ना, मगध की शक्ति और संपत्ति दोनों चीज़, वो ताकतवर भी हो गया और पैसा भी बहुत आ गया उसके पास, ठीक है?
अब गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि उस ज़माने में हाईवे तो होता नहीं था या फ्लाइट तो होता नहीं था। कहाँ से करेंगे वो लोग भारी-भारी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, कैसे करेंगे? तो उस ज़माने में नौका का इस्तेमाल किया जाता था, नदी पे चलता था। ठीक है, यही एक रीज़न था कि वो लोग नदी पे कब्जा करने के लिए लड़ते रहते थे। अब समझ में आ रहा है ना, नदी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उस वक़्त। तो नौकाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोती थी। माल यानी सामान को ढो के ले जाता था। आज तो ट्रक में लाद के भेज दिया जाता है, ठीक है? खैर, शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया, है ना? मगध का अधिकार हो गया। अब मगध के दक्षिण-पूर्व में अंगराज था। दक्षिण-पूर्व मतलब अगर ये मगध है तो इस डायरेक्शन में, है ना? अगर हम ऐसे करके डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है? ये 4 डायरेक्शन है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ठीक है? तो इसमें एक कौन सा राज्य था? अंग एक राज्य था। चलिए मैप में देखते हैं कहाँ पर है अंगराज्य। ये रहा, ठीक है, ये है। हालांकि मगध यहाँ लिखा हुआ है, उसे इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब मगध काफ़ी बड़ा फैला हुआ था ऐसे करके, तो अब मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में था अंग, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। तो ये जो अंगराज था वो क्या हुआ? हाँ, अंगराज था। इसकी राजधानी आधुनिक भागलपुर के पास थी, यानी आज का जो बिहार का भागलपुर है वही उस जमाने में अंगराज की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना? तो बिंबिसार ने, है ना, जो मगध का राजा था उस जमाने में, तो उसने क्या किया, अंगराज को जीत लिया, यानी उसे हरा दिया, ठीक है? लोहा वहा का इस्तेमाल करके उसने अपना हाथी वाथी का इस्तेमाल करके हरा दिया होगा, ठीक है? अब अंगराज में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है? उस ज़माने में चंपा नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह पोर्ट था, ठीक है? जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ-साथ दक्षिण भारत को जाते थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ये चंपा जो बंदरगाह था, जहाँ से जो पानी का जहाज़ था वो कहाँ जाता था? गंगा के मुहाने, यानी कि गंगा का एंड पॉइंट तक जो समुद्र में जाके मिल जाता है जो भी नदी, उस मिलन वाली जगह को मुहाना बोलते हैं, ठीक है? तो गंगा का मुहाना कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में, है ना? देखिए मैप में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? गंगा ऐसे निकला, ऐसे करते यहाँ होते यहाँ मिल गया, तो ये मुहाना है, ठीक है? ये है मुहाना, ठीक है? ठीक है, तो गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट यानी कि उधर थाईलैंड की ओर, ठीक है? थाईलैंड और कौन-कौन सा म्यांमार हो गया, ठीक है? उसके बाद सुमात्रा हो गया, मलेशिया हो गया, उधर की ओर, ठीक है? और क्या है? पूर्वी समुद्र तट के साथ-साथ दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया को जाते थे, ठीक है? नाव, है ना? तो दक्षिण भारत से यह जहाज मसाले क्या करता था, साउथ में जा करके वो लोग मसाला और मनी माणिक्य यानी मनी मतलब गहना है ना, जो भी चीज़ है समुद्र से मोती वोती निकाला जाता था ना, तो वैसा वैसा चीज़ को लेकर वो लोग लौटता था, है ना? क्योंकि मसाला तो उधर ही केरल तमिलनाडु की तरफ काफ़ी होता है, तो लोग लेकर के आते थे, जिससे मगध क्या हुआ, धनवान बन गया, क्योंकि मसाला का एक हमेशा से बहुत डिमांड रहा है एक शुरू से ही। तो उस ज़माने में भी मसाला का डिमांड था, तो लोग मसाला को खरीद के सस्ता में लाते थे और इधर बेचते थे और पैसे कमाते कमाते काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया तो धनवान हो गए। ऑब्वियसली किसी के पास भी पैसा ज़्यादा होगा तो वो एक मजबूत एक शक्तिशाली राज्य तो हो ही जाएगा ना, ठीक है? तो आगे समझते हैं बिंबिसार जो उस समय का राजा था मगध का, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है? बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया, ठीक है? उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति थी, यानी जो उसे सलाह देते थे कि राजा साहब आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। यानी जो आज के हिसाब से जो आईएएस ऑफिसर जो नेता को सलाह देते, बिल्कुल उस ज़माने में भी सलाहकार लोग होते थे, वो थोड़े समझदार टाइप के लोग होते थे, ठीक है? तो उन लोग को एक समिति यानी कि कमेटी यानी ग्रुप होता था कहने का मतलब, ठीक है? सलाह देने के लिए किसको? बिंबिसार राजा को, है ना? उसने गाँव के मुखिया को सीधे उससे मिलने की अनुमति दे रखी थी, यानी कि गाँव का जो मुखिया है, वो उसको ऐसा परमिशन दे दिया था कि तुमको अगर कुछ ज़रूरत है सीधे आके हमसे मिलो, यानी कि राजा ने ऐसा परमिशन दिया था, ठीक है? किसी दूसरे तीसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे मुझसे आके मिलो जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है?
क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है, ठीक है? क्योंकि प्रजा का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, अगर प्रजा खुश रहेगी तभी राजा शक्तिशाली और मजबूत बन पाएगा। अगर जनता खुश नहीं है तो फिर राजा कुछ भी कर ले, धीरे-धीरे उसका अस्तित्व तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो खैर, प्रजा क्या चाहती थी इसे जानने के लिए वो ऐसा उसने परमिशन दे रखा था। यदि उसका कोई पदाधिकारी यानी कि ऑफ़िसर ठीक से काम नहीं करता, उसे दंड देता था। देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है वो, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? उसने विभिन्न शहरों और गाँवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई, ठीक है? उसने सड़क बनवाया, देखिए सड़क का बहुत बड़ा रोल है। आज के डेट में कहीं भी डेवलपमेंट आप देखोगे, तो वहाँ देखोगे कि सड़क होती ही होती है। जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ आप देखोगे डेवलपमेंट करने में बहुत ही समय लग जाता है, मतलब होगा ही नहीं डेवलपमेंट, ठीक है? तो खैर, तो सड़कें उसने बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए, ठीक है ना? कितना अच्छा काम कर रहा है। आगे देखते हैं। अब राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। खुद वो जानना चाहता था कि अब मेरे जो राज्य उसमें क्या चल रहा है भाई? सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको जानने के लिए उसने क्या-क्या खुद खुद उसने दौरा किया, यानी घूम-घूम के देखा कि किसको ज़रूरत जो भी ज़रूरत है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, काम अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है? वह दूसरे राज्यों के साथ यानी कि अंग को छोड़कर क्यों? क्योंकि उसने तो इस पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? हरा दिया उसने। इसको छोड़ कर के बाद-बाकी के साथ उसने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, यानी उससे दोस्ती कर लिया, ठीक है? मतलब सॉरी, दोस्ती करना चाहता था, रखना चाहता था, ठीक है? उसने सुदूर देशों यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है? पश्चिमोत्तर भारत मतलब ये जो अगर भारत है मान लीजिए, ठीक है? अगर ये सेंटर है मध्य प्रदेश तो इस डायरेक्शन में, है ना? यानी पाकिस्तान वाले डायरेक्शन का बात कर रहा है। पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य में भी अपने राजदूत भेजे, ठीक है? पटना के राजगृह में, है ना? पटना के पास पटना के पास एक जगह है राजगृह करके, ठीक है? तो राजगृह में उसकी राजधानी थी। किसकी? गांधार राज्य की, ठीक है? अब पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। कौन? राजगृह, ठीक है? पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है ना? पुरातत्वविद मतलब क्या होता है? जो खुदाई-वुदाई करते हैं ना, खोद करके, जैसे हड़प्पा की खोज हुई, किसने खोजा था? जो एक डिपार्टमेंट होता है जिसने खुदाई करके पुरानी चीज़ों को पता लगाया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को ही पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, खुदाई-वुदाई वाला डिपार्टमेंट को, ठीक है? तो उसमें जो खुदाई करने वाले लोग होते हैं ना, उसे पुरातत्वविद कहते हैं, है ना? तो इसी के द्वारा जो खोदे गए जो नगर है यानी शहर है, उसके कुछ अवशेष मिले हैं, है ना? कौन-सा? राजगिरी का। आगे देखते हैं। अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? इसका बेटा था, ठीक है? इसका बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया, यानी उसकी हत्या कर दी। गजब! अजातशत्रु मगध को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। ये जो था इसको और पावरफुल बनाना चाहता था मगध को। इसने तो बनाया है इसके फादर ने, लेकिन इसके बेटा भी चाहता था कि इसे और शक्तिशाली बनाया जाए। परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। यानी कि उसने पिता ने क्या किया था? उसने पिता ने किया था कि ये रहा मगध, उसने इससे दोस्ती कर ली, इसने बगल वाली इससे दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली। तो उससे क्या हुआ कि ये अपना मज़े से जी रहा है, ये अपना मज़े से जी रहा है, ये अपना मज़े से जी रहा है, ये अपने मज़े से जी रहा। तो वो क्या चाहता था कि अगर मैं इस पे कब्ज़ा कर लूँ, सब जो भी दोस्त मतलब दोस्त वाले राज्य हैं, मित्र हैं, ठीक है? इस पे कब्ज़ा कर लूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य कहलाऊँगा। ये सोच के वो उसमें हमला-वमला करना चाहता था, ठीक है? तो इसीलिए उसने मामा कौशल राज पर हमला किया, है ना? उसके जो मामा यानी कि उसके फ़ादर ने जो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से शादी किया था, है ना? तो जहाँ जिससे शादी किया था उसका एक भाई था, ठीक है? कौशल करके, है ना? कौशल राज। तो इसी तो शादी होके चली गई ना उसकी बहन तो, लेकिन ये तो बाद में उसके फ़ादर के बाद तो यही सँभालेगा ना उस राज्य को, कौशल राज, तो वो सँभाल रहा था। तो इसका जो बेटा था अजातशत्रु का, वो चाहता था कि इस पे कब्ज़ा कर दो और कर लिया उसने कब्ज़ा, मतलब हमला कर दिया, ठीक है? उसने वज्जियों पर भी हमला किया। वज्जी जो हम लोग देखे थे, वज्जी ऊपर देखते हैं, कहाँ पे है वज्जी?
दिख नहीं रहा। खैर, ने वज्जी पर हमला किया। ठीक है, वज्जियों पर भी आक्रमण किया। अब वज्जियों का गणराज उत्तर बिहार में था। देखिए, उत्तर बिहार बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, कहाँ गया वज्जी, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इधर ही उत्तर बिहार में कहीं पे था, है ना। खैर, तो वज्जियों का गणराज्य, यानी कि वो राज्य नहीं था, वो गणराज्य था, उत्तर बिहार में था। यह युद्ध कई सालों तक चला। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं राजा की स्थिति क्या थी। राजा की स्थिति, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया। पहले तो सब आम ही हुआ करते थे ना, मतलब उतना खास था नहीं, नॉर्मल सभी चल रहे थे। फिर कुछ कबीलों के राजा हुए, यानी सरदार हुए। धीरे 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 आगे चल करके यहाँ पहुँचते पहुँचते, यानी मगध का जब महाजनपद बन गया, तब तक राजा का जो इम्पोर्टेंस था वो काफ़ी बढ़ गया। वो एक अति विशिष्ट, मतलब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया। ठीक है, अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। ठीक है, यानी कि उसे समाज की रक्षा करनी थी, यानी कि बाहर यानी शत्रुओं से अपने समाज, यानी अपने समाज के लोगों की रक्षा करनी थी, और उस धर्म की भी रक्षा करनी थी जो वह मानता था। ठीक है, तो गणराज्यों में यह समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है। ठीक है, गणराज्यों में ऐसा मानते थे कि मुखिया चुनना है तो कहीं कोई नॉर्मल जनसाधारण यानी आम जनता से चुन लिया जा सकता है। ठीक है, परंतु राजतंत्र, यानी जहाँ पर राजा का तंत्र होता है, जहाँ पर केवल एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके वाला जो तंत्र है उसे राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य ना होकर, ठीक है, कौन है, देवता। ठीक है, सामान्य मनुष्य ना होकर देवता के समान है, ऐसा किसका कहना था, ऐसा ब्राह्मण का कहना था। ठीक है, ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को देवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे, है ना। ब्राह्मण क्या करते थे, कुछ अनुष्ठान, यानी कि जो यज्ञ वगैरह सब पूजा पाठ वगैरह इस तरीके से करके राजा को क्या करते थे, देवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। यानी कि राजा के अंदर देवी शक्ति है। ठीक है, और कुछ गुण है। ऐसा कब होगा, जब ये लोग, यानी ये यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, यानी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तब, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया, है ना। अब ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ गया, बढ़ेगा ही भाई, है ना। जब राजा का बढ़ रहा है इंपॉर्टेंस, तो पूजा करने से राजा का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो सोचिए जो पूजा करने वाला उसका भी तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा ना, तो वो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि वो राजा के सलाहकार थे। सलाहकार यानी कि उसे सलाह देने का काम करते थे, और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था, ना ही यज्ञ अनुष्ठान, यानी शासन करने के लिए उसे सलाहकार की जरूरत थी, जो ब्राह्मणों से मिल जाती थी, और यज्ञ अनुष्ठान करके उसे दैवीय शक्ति प्रदान किया जाता, यानी ऐसा समझा जाता था कि उसे दैवीय गुण आ गए हैं, ऐसा, तो उसके लिए अनुष्ठान करने पड़ते थे। तो ये दो रीजन की वजह से उसकी जरूरत थी राजा को, है ना। तो राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया। किसका, राज्य का प्रतीक बन गया था। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था, उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है। देखिए, अब राजा का काम क्या था कि समाज का रक्षा करना। ठीक है, तो अब भाई अकेले कैसे रक्षा करेगा, उसको चाहिए ना कोई टीम जो उसके साथ लड़ाई करे, है ना। तो रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता थी। अब कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है, यानी कि कानून जो उसने बनाया था कि तुमको ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसा करना, वैसा करना, जो कानून बनते हैं, उस कानून तथा व्यवस्था जो सिस्टम बनते हैं, उसे स्थापित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए क्या अधिकारी यानी ऑफिसर की मदद की आवश्यकता थी, है ना। जैसे कि आज के डेट में सरकार कानून बनाती है और ऑफिसर उसे लागू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने के अधिकार दिए गए। ठीक है, राजा को क्या अधिकार दिए गए कि आप कर वसूलिए, यानी टैक्स वसूल कीजिए, और इस तरीके से लोगों को सैलरी दीजिए, यानी कि ऑफिसर को सैलरी देके काम करवाइए इस तरीके से। ठीक है, यानी आम जनता से कानून का फॉलो करवाना है। ठीक है, कोई फ्री में काम तो नहीं ना करेगा, उसके बदले पैसे तो लेगा ना। तो ऑफिसर को
सैलरी दी जाती थी, तो उसके लिए सैलरी कहाँ से आएगा, तो वो आम जनता से वसूला जाएगा, ठीक है। तो इन करों से सेना को, ऑफिसर को और राजा के खर्च के लिए धन मिलता था, है ना। यानी राजा को जो भी चीज़ के लिए खर्च चाहिए वो इसी पैसे से आएगा, ऑफिसर को जो सैलरी मिलेगा इसी से मिलेगा, और सेना जो उसके साथ युद्ध में लड़ाई करती है उसको भी तो चाहिए ना, तो उसको कहाँ से मिलेगा, इसी पैसे से मिलेगा, ठीक है। अब समाज वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था, यानी अब जो भी समाज था वो वैदिक युग का जो कबीला था, जो कि चारागाह के लिए लड़ा करते थे, उस वाले जो समाज से बिल्कुल अलग हो चुका था, बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, ठीक है। यानी कि 600 ईसा पूर्व आते-आते, ठीक। अब राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था, है ना, और सेवक यानी जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उसे सेवक बोलते हैं, तथा अधिकारियों यानी कि ऑफिसर से घिरा रहता था, ठीक है। पुरोहित यानी पंडित को बोलते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। अमात्य या मंत्री और कई अन्य अधिकारी, यानी नाम है अमात्य और मंत्री, ठीक है। मंत्री तो आप सुना होगा, आज भी मंत्री होते हैं उसी, तो उस जमाने में भी जो ऑफिसर होते थे उसे मंत्री कहते थे। तो कई अन्य अधिकारी, ठीक है, नाम नहीं दिया, बस कई अन्य बोल दे रहा। तो ये ऑफिसर जो होते हैं राजकाज में उसकी मदद करते थे, है ना। तो राजा के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था, यानी कि क्या लेता था, मान लीजिए उसने अगर 100 केजी फसल उगाया, ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूँ, इतना 100 केजी तो बहुत कम है, लेकिन 100 केजी में जैसे बोलेगा कि मुझे इतना % दे दो या फिर इतना केजी दे दो, समझे 6 केजी दे दो मुझे, इस तरीके से सैलरी मतलब टैक्स के रूप में, इस तरीके से वो उस ज़माने में उपज का एक हिस्सा लेता था, राज के खर्चों के लिए, है ना, राज को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो इस सारी आय को वह केवल अपने पर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर, वेतन देने में और सड़कों में, मानी सड़क रोड बनाने में, कुआं को खुदवाने में, तथा नहर सिंचाई के लिए जो नहर की ज़रूरत पड़ती है उसको नहर के निर्माण करने में, और जो ब्राह्मण होते थे जो उसके लिए यज्ञ वगैरह सब करते थे उसकी सहायता करने जैसे अन्य कामों के लिए वो खर्च करता था। क्या खर्च करता था, ये आम जनता यानी आम किसान से उपजाया हुआ जो फसल होता है, यानी उस उपज का एक हिस्सा, अब कितना एग्जैक्टली वो यहाँ नहीं दिया हुआ, वो आगे पता चलेगा, ठीक है। आज तो हम लोग टैक्स देते हैं ना, पैसा का रूप में देते हैं। खैर, आगे देखते हैं जनजीवन, यानी कि वो जनता का जीवन कैसा था, ठीक है। यानी करों का महत्व, यानी टैक्स, कर मतलब टैक्स, तो टैक्स का महत्व देखिए। चीज़ों का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे, ठीक है। जो भी चीज़ का उत्पादन करते हो लोग उस ज़माने में, वो राजा को क्या देंगे, टैक्स देते थे। अब किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे, आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था, ठीक है। देखिए छठा हिस्सा यानी 6/100 मान लीजिए, ठीक है। 100% है जो भी सामान, यानी कि फसल जो भी, उसका 6 छठा भाग, ठीक है, छठा हिस्सा होता था। अब धातु कर्मकार, ठीक है, धातु कर्मकार, धातु मतलब जो मेटल यानी कि तलवार वगैरह सब बना रहे, ठीक है ना, वो धातु यानी मेटल को गला करके जो औजार सब बनाते हैं उसे धातु कर्मकार कहते हैं, ठीक है। तो राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे, फ्री में वो बना देता था वो। अब फसल वाला तो अपना फसल दे दिया, ठीक है, छठा हिस्सा। अब तलवार बनाने वाला कैसा देगा, भाई एक काम करते हैं हम राजा के लिए फ्री में बना देते हैं, यही मेरा टैक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से वो टैक्स देता था, ठीक है। जो बढ़ई हुआ करता था, यानी जो फर्नीचर मतलब आज के सब जिसे फर्नीचर बोलते हैं, मतलब कारपेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ई जो था राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे, यानी टैक्स के रूप में क्या देता था, अपना सर्विस, यानी कि फ्री में टैक्स रथ बना के दे दिया, यही मेरा टैक्स है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और जो बुनकर होते हैं, यानी जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, वो बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते, मतलब फ्री में कुछ दे देता था कपड़ा, कुछ एक मात्रा, ऐसा नहीं कि पूरे दे दिया, ठीक है। तो ये टैक्स देने का तरीका था। तो शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, ठीक है ना। उस ज़माने में क्योंकि पैसा का चलन उतना ज़्यादा था नहीं, इस वजह से क्या, अपना जो सर्विस है, अपना जो काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके रूप में वो लोग अपना सर्विस दे रहा है, मतलब सॉरी टैक्स दे रहा है, ठीक है।
अब अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में और वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों को बाँट दी जाती थी। यानी कि अब टैक्स कपड़ा के रूप में आया तो सैलरी किस रूप में देगा? पैसे के रूप में तो नहीं देगा ना, उसको कपड़े के रूप में ही क्या सैलरी दी जाएगी, किसको? सेना को, ऑफ़िसर को, ठीक है ना? इस तरीके से तो करों का बड़ा महत्व था, क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है ना, अगर उसके पास अगर टैक्स नहीं होगा तो वो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है? ना वहाँ सेना रख सकता था और ना काम करवाने के लिए कोई ऑफ़िसर यानी अधिकारी नियुक्त कर सकता था, ना ही सड़कें बनवा सकता था। इसीलिए कर वसूल करने के लिए वह अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। यानी कि टैक्स वसूल खुद नहीं करता था, उसने एक ऑफ़िसर मतलब कुछ ऑफ़िसर रखे थे, जिसका काम ही था कि जाइए आप लोग टैक्स कलेक्ट कीजिए, ठीक है? इन्हीं में से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वह गाँव-गाँव जाकर प्रत्येक किसानों के खेतों की पैमाइश करे, यानी कि वो जा के चेक करता था प्रत्येक गाँव के आम जनता में जा कर के वो चेक करता था कि भाई तुम्हारा कितना बड़ा खेत है, तुमने फसल उगाया तो तुम्हारा फसल कितना हुआ। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़मीन है, वो थोड़ा-सा टैक्स दे रहा, उसके पास ढेर सारा फसल उगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा राजा के पास, सर कि मेरे पास थोड़ा ही सा फसल हुआ है। झूठ भी तो बोल सकता है, राजा सबके पास जा कर थोड़ी चेक करने वाला कि तुम्हारे पास कितना फसल हुआ है। तो वही चेक करने के लिए उसने एक ऑफ़िसर रखा था कि जाके चेक करो कितना फसल है, नहीं है, उस हिसाब से सबका टैक्स निर्धारण होता था, ठीक है? तो और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखे, ठीक है? वो हिसाब भी रखता था कितना बोरा अनाज हुआ, कितना नहीं हुआ, ठीक है? तो हिसाब करके वो छठा हिस्सा निकालता था, यानी जितना भी उसके पास फसल हुआ, जितना भी, किसी के पास थोड़ा हुआ, किसी के पास ज़्यादा हुआ, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से उसका छठा हिस्सा वो निकाल के रखता था कि इतना तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? और इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था, ठीक है? अब फसल तैयार हो जाती तो कर वसूल करने वाला अधिकारी किसान के पास पहुँचता था और राजा को दिए जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था, है ना? ठीक है? अब अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इसी प्रकार से वसूल किया जाता है। यानी कि जैसे अभी एग्ज़ाम्पल के रूप में किसान का एग्ज़ाम्पल लेके बताया उसने कि कैसे उसने टैक्स कलेक्ट किया, उसी तरह जितने भी उद्योग धंधे वाले लोग हैं, उद्योग और व्यवसाय वाले लोग हैं, उससे भी उसी तरीके से क्या किया जाता, टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। आगे देखते हैं। शहरों में भी, ठीक है? स शहरों में भी कर वसूल करने वाला अधिकारी वस्तु के रूप में या नकद में वसूली करता था। क्या करता था? शहर में भी जो वसूल करने वाला जो ऑफ़िसर होता था, टैक्स वसूल करने वाला, वो वस्तु के रूप में या नकद में वसूली करता था। 2 रूप में, या तो वस्तु के रूप में लेगा या तो नकद यानी कैश के रूप में लेगा, ठीक है? अब आते हैं गाँव, गाँव की बात करते हैं। अधिकतर लोग अब भी गाँव में रहते थे, है ना? वो तो आज भी रहते हैं, ठीक है? और इन लोगों के जीवन में पहले के युग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, है ना? ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, वैसे ही जी रहे थे लोग गाँव में। आबादी बढ़ जाने से अब गाँव की संख्या में वृद्धि हो गई, है ना? अब समय के साथ तो आबादी बढ़ेगा ही, तो वो आबादी बढ़ गया बस, ठीक है? तो अब आबादी बढ़ेगा तो गाँव की संख्या भी तो धीरे-धीरे बढ़ते चली जाएगी, तो बस वही हो रहा। अब जो गाँव है सड़कों और पगडंडियों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो अलग-अलग गाँव थे, मान लीजिए 10 गाँव हैं, 10ओं गाँव जुड़े होते थे क्या चीज़ से? सड़क से या फिर पगडंडियों से। ये पगडंडी क्या होता है? पगडंडी होता है गाँव में आप कच्चा रास्ता देखते हो जिसमें चल-चल के जो रास्ता बन जाता है। यानी कोई खेत है जिसके ऊपर से लोग चल-चल के जा रहे हैं, चल-चल के जा रहे हैं, तो वो एक रास्ता बन जाता है ना, उसे बोलते हैं पगडंडी, है ना? ठीक है? तो पगडंडियों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते थे। अब नदी तट के गाँव के लोग नाव से आते-जाते थे। नदी के जो तट पे जो गाँव थे, वो क्या करते थे? नाव से ही आना-जाना करते थे। अब प्रत्येक गाँव का एक प्रधान होता था, यानी कि एक मेन इंसान होता था हर गाँव में, जो ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता था। ठीक है? यानी राजा अब कितना ध्यान देगा सब तरफ, तो सब हर गाँव में क्या किन आज के हिसाब से क्या होता है, हर एक गाँव में एक सरपंच होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक ग्रामवासियों मतलब कि ग्रामवासियों को देखने के लिए मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए उसका एक प्रधान हुआ करता था उस वक़्त, ठीक है? इसीलिए वह राजा और किसानों के बीच में एक कड़ी के समान था, यानी वो कड़ी की तरह जुड़ा हुआ था। राजा और आम जनता के बीच में कनेक्शन का काम करता था, ठीक है? तो राजा कुछ गाँव तथा भूमि का मालिक होता था। क्या होता था? राजा जो थे, वो कुछ गाँव तथा भूमि का मालिक होता था।
इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे, है ना? और उन्हें मजदूरी दी जाती थी, ठीक है? अब नगर देखते हैं। नगर, है ना? तो इस युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अंतर था। क्या अंतर था भई? और वह था शहरों का विकास, ठीक है? यानी कि पहले शहर का विकास नहीं हुआ था, इस युग में आते-आते अब गाँव तो थे ही, लेकिन अब शहर भी बनने लगे, यानी गाँव का भी शहरों का विकास हो गया, ठीक है? अब पहले के युग में कुछ ही छोटे शहर थे, कुछ कम ही थे मतलब, परंतु अब काफ़ी अधिक शहर और नगर बस गए, है ना? तो इनमें से कुछ नगर बड़े महत्व के थे और पुराने ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? कौन-कौन से नगर थे भई? ये नगर थे उज्जैनी, यानी कि मालवा का पठार के पास जो है उज्जैनी, है ना? प्रतिष्ठान जो उत्तरी दक्कन में है ना? और भृगुकच्छ जो कि गुजरात भचौड़ में है। गुजरात के भचौड़ जिला में है, पड़ता है ये भृगुकच्छ, ठीक है? और ताम्रलिप्ति, ठीक है? जो गंगा के मुहाने की भूमि में है, ठीक है ना? यानी कि कलकत्ता वाले इलाके में, मतलब उधर जो पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है ना, उधर वाले इलाके में, ठीक है? फिर एक श्रावस्ती करके जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, चंपा, ठीक है? वैशाली, हाँ? और राजगिरी जो कि बिहार में पड़ता है, फिर अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सब क्या है? ये सब नगर है ना? और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास पड़ता है ना? तो इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई है, तो पता चला कि ये लकड़ी और ईंटों से बने हुए थे, है ना? अब हम तो पीछे जाके देख नहीं सकते कि भाई वो लोग सच में शहर थे कि गाँव थे, लेकिन खुदाई में पता तो चल गया ना कि यहाँ से लकड़ी मिला है, यहाँ से ईंट मिला है। ईंट क्या चीज़ का निशानी? शहर का निशानी है, यानी अगर गाँव होगा तो बस घास-फूस से बना के किसी तरह रह लेता था, लेकिन यहाँ पर लकड़ी भी मिल रहा है, ईंट भी मिल रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए गाँव में अधिक स्थायी होते हैं। इसीलिए गाँव से अधिक स्थायी होते थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था। किसका? पत्थर का और लकड़ी का, है ना? ये जो खुदाई में मिला लकड़ी और ईंट, ठीक है? इससे पता क्या चल रहा है? यही शहर की निशानी है, या तो मतलब शहर ज़रूर बना होगा। जैसे आज भी शहर में आते हैं तो पक्के मकान दिखते हैं ना, गाँव में जाते तो कच्चे घर, कच्चे मिट्टी के घर ये सब नज़र आते हैं, तो पता चलता है ना ये शहर है, ये गाँव। बस वैसे ही ये पता लग रहा है यहाँ भी कि ये शहर रहा होगा ऐसा करके, ठीक है? तो राजा का महल जो है प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था और उसकी बढ़िया सजावट होती थी, है ना? तो शहरों का विकास कैसे हुआ? मतलब प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों और राजधानियों के इर्द-गिर्द हुआ, है ना? शहर कहाँ डेवलप हो रहा है? जहाँ पे शिल्प का काम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कुछ जैसे मान लीजिए कोई घड़ा बना रहा है या बर्तन बना रहा है या फिर कोई लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है, तो जहाँ पर ये बन रहा है उसी के इर्द-गिर्द शहर डेवलप हुआ, ठीक है? आज भी वैसे ही होता है ना, कोई व्यापारिक केंद्र जहाँ पे व्यापारी बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है? अब वो शहर बन चुका है। उसके बाद राजधानी के इर्द-गिर्द, यानी कि जो मेन राजधानी है उसी के आस-पास देखिए वो पूरा शहर ही बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हो रहा है ना। अब क्या है, आरंभ में शिल्प केंद्र ऐसे गाँव थे जहाँ धातु कर्म, बढ़ईगिरी या बुनाई जैसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे, है ना? क्या हुआ, आरंभ में यानी स्टार्टिंग में शिल्प केंद्र ऐसे गाँव थे, मतलब जो शिल्प केंद्र जहाँ पे मतलब शिल्प का काम हो रहा है, ठीक है? वो ऐसा गाँव था जहाँ पे मतलब मेटल का काम हो रहा है, या लकड़ी का काम हो रहा है, मतलब बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का काम, और बुनाई का काम यानी कपड़ा बुनने का काम हो रहा था, ठीक है? ऐसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे, है ना? जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो शिल्पकार यानी उसको बनाने वाला जो वर्कर होता है, कारीगर होता है, वो एकत्र हो गए, एक जगह जमा हो गए, तो उनकी बस्ती धीरे-धीरे शहर में बदलती गई, ठीक है ना? उन्होंने एक स्थान में रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने में और तैयार की गई चीज़ों को बेचने में उन्हें अधिक सुविधा होती थी। 2 रीज़न कि काम करने के लिए कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, तो आसानी से मिल गया। अब भाई बन गया तो बेचना भी तो है ना, अब कहाँ बेचने जाएँगे? जहाँ पर ईज़िली बिक जाए, वो लोग वहीं पे रहना पसंद करेगा ना, तो यही 2 रीज़न की वजह से वो शहर बनने लगा, ठीक है? अब व्यापारियों का एक अन्य वर्ग इनके इस काम को संगठित करता था, ठीक है ना? अब क्या है, व्यापारी जो थे गाँव-गाँव जाकर कताई करने वाले से सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते थे, ठीक है? क्या करते थे? जो कताई करते थे उससे सूत
लेते थे और बुनकर जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उसे सूती कपड़ा इकट्ठा करते थे। ये कौन? ये व्यापारी लोग। यानी मेहनत ये लोग कर रहा है, यानी जो कपास होता है ना, कपास का कताई-उताई कर कर के क्या किया जाता है, धागा बना कर के, है ना? धागा-वागा बनता है ना, तो वो इकट्ठा करते थे और जो बुनकर जो बुनाई करते थे, तो फिर उस तो बुनने के बाद जो कपड़ा तैयार होता है, तो ये सब इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहा है, ठीक है? और उन्हें उन गाँव में ले जाकर बेचते थे जहाँ उनकी माँग होती थी, ठीक है ना? आज भी तो वही होता है। मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ कपड़ों की ज़रूरत है, यानी कपड़ों फैशनेबल कपड़े, ठीक है? तो व्यापारी क्या करेंगे, वो सीधे चले जाएँगे गुजरात, सूरत, वहाँ से कपड़ा उठाएँगे और लेकर के यहाँ आएँगे और उसे ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो अगर हमें कपड़े की ज़रूरत है तो हम सीधे सूरत नहीं ना जा सकते, पॉसिबल नहीं है, सब कैसे जाएगा? इसलिए व्यापारी इस काम को आसान कर दिया, वो खुद जाते थे, लेकर के आते थे और यहाँ पे जहाँ ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ वो लोग बेचते थे और पैसे कमाते थे, ठीक है? तो इस प्रकार क्या हुआ, जो कताई है ना? कताई और बुनाई करने वाले अपने माल को गाँव के बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। सही बात है ना? यानी इन्हें भी तो बेचना है, कताई करने वाले, बुनाई करने वाले, मतलब कपड़ा बुनने के बाद उसे बेचना है, तो बेचने का अलग झमेला हुआ करता। तो ये काम इन्होंने व्यापारी ने इसका काम आसान कर दिया। वो खुद लेकर के गए, मतलब उसे खरीद करके ले गए और जिसको ज़रूरत है बेच दिए। तो इस तरह से व्यापारी एक नया वर्ग पैदा हो गया, है ना? तो व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफ़ा कमाते थे, ठीक? अब जो सूत है और जो कपड़ा है, उस कपड़ों के मामले में जैसा होता था, वैसा ही अनाज और दूसरी उपज के बारे में भी होता था। यानी कि ऐसा नहीं कि कपड़ा केवल कपड़ा पे ही ऐसा हो रहा। वो अनाज को भी क्या करते थे, जहाँ पे फसल ज़्यादा हो गया, वहाँ से खरीद के ले गए व्यापारी और जहाँ फसल कम हुआ, वहाँ पर जाकर बेच दिए और पैसा कमा लिया। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? अब शीघ्र ही देश में व्यापार या माल का लेन-देन यानी विनिमय बढ़ गया, ठीक? अब क्या है, व्यापार, ठीक है? अब विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से, है ना, व्यापार क्या हुआ, सुगम हो गया, यानी आसान हो गया। विनिमय यानी कि लेन-देन को विनिमय बोलते हैं, एक हाथ दो, एक हाथ लो, मतलब आप पैसा दो, हम मैं सामान देता हूँ, इसे बोलते हैं विनिमय। फिर मूल्य की एक नई व्यवस्था, यानी कि मूल्य, उस समय तो सामान के बदले सामान चलता था ना, लेकिन अब सामान के बदले पैसा वाला सिस्टम आ गया, है ना? तो एक ये जो नई व्यवस्था आई, जिसकी वजह से व्यापार आसान हो गया। अब किसी को उस ज़माने में मान लीजिए ये जो पैसा वाला मूल्य का जो व्यवस्था नहीं आया था, तो होता क्या था, मान लीजिए आपको धान की ज़रूरत है, ठीक है? 1 किलो आप धान लोगे, अब जो लेना चाहता है धान, उसके पास मान लीजिए वो लकड़ी का कुछ बड़ा-सा फर्नीचर, मतलब बड़ा-सा कुछ कुछ भी बनाया होगा, मान लीजिए दरवाज़ा। अब 1 केजी चावल के बदले, यानी धान के बदले आप बड़ा-सा दरवाज़ा वो देगा क्या? तो ये कुछ लेन-देन का सिस्टम था, वो सही नहीं था। तो इसी को आसान बनाने के लिए उसने पैसा यानी मूल्य का एक नया व्यवस्था लाया गया, ठीक है ना? कि आप 1 केजी धान लेना चाहते हैं तो आपको 1 केजी का जो धान का जो वैल्यू के बराबर जो पैसा है उतना ही देना है, ना कि उससे ज़्यादा का वैल्यू देना है, ठीक है? तो उसने व्यापार को सुगम बना दिया, है ना? अब यह नई व्यवस्था थी मुद्रा अर्थात सिक्के, ठीक है? सिक्कों के चलन के पहले वस्तुओं के लेन-देन या विनिमय होता था, है ना? मैंने अभी जस्ट बताया कि पहले वस्तु, कोई भी चीज़ है तो लेन-देन होता था वस्तु टू वस्तु, ठीक है? जैसे एक गाय के बदले कपड़े की 10 गाँठें, है ना? एक गाय कोई खरीद रहा है तो उसके बदले में वो कपड़ा का 10 ठो गाँठ दे रहा है, ठीक है? या फिर तेल के 5 घड़े के बदले गेहूँ के 2 बोरे, इस तरीके से चलता था उस ज़माने में। तो विनिमय के ज़रिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था, सही है ना? परंतु सिक्के को ले जाने में आसानी थी और सिक्कों का चलन बढ़ा, तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। अब इस युग के सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े थे। क्या थे? आज की तरह नहीं थे कि नोट-वोट, ठीक है? उस ज़माने में या तो तांबा का बना होता था या फिर चांदी के अनगढ़, अनगढ़ मतलब कि एक परफेक्ट शेप होता है ना, वैसा नहीं था। मतलब कुछ भी, मतलब हल्का-फुल्का शेप बना हुआ टेढ़ा-मेढ़ा इस टाइप का अनगढ़ टुकड़े, है ना? ऐसे करके टेढ़ा-मेढ़ा ऐसा लग रहा है किसी ने तोड़ दिया हो, कुछ मेटल को, इस टाइप का दिखता था। तो अनगढ़ टुकड़े होते थे और इन पर चिन्ह यानी पंच किए जाते थे, यानी कि अगर उस चांदी के टुकड़े में ये चिन्ह पंच नहीं है ना? चिन्ह नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक चांदी का टुकड़ा है, इस तरीके से। अगर वो चिन्ह लग गया मतलब उसे मूल्य, मतलब रुपया में गिना जाएगा, है ना? तो व्यापार एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया था, ठीक है? गंगा की घाटी में पैदा की गई
चीज़ें पंजाब के उस पार तक्षशिला भेजी जाती थी, ठीक है? तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। या विंध्य पर्वत के पार, है ना? विंध्य पर्वत के पार भृगुकच्छ भौचड़ की बंदरगाह को भेजी जाती थी। भौचड़ कहाँ है? गुजरात में। जहाँ से उन्हें जहाज़ों द्वारा दक्षिण भारत या पश्चिम एशिया को ले जाया जाता था। कि साउथ इंडिया ले जाया जाता था जहाज़ से, या फिर सीधे पश्चिम एशिया की ओर चल देते थे। पश्चिम एशिया कहाँ है भाई? उधर ही है, अरब वाले इलाके में, है ना? आगे देखते हैं समाज। तो शिल्पकार जो थे और व्यापारी जो थे, अपने जो संगठन बनाते थे उन्हें श्रेणी कहते थे, है ना? चूँकि कारीगर साथ-साथ रहते थे और मिल-जुल कर काम करते थे, इसीलिए वे इतने अधिक घुल-मिल गए कि एक जाति के रूप में वे समझे जाने लगे। देखिए, मतलब 100 लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है? एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो वो एक जाति ही बन गया, ठीक है ना? अब बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, इसीलिए जाति वंशानुगत हो गई, है ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि जो जाति है वंशानुगत हो गई, ठीक है? अब धीरे-धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग कानून बन गए, है ना? ये कानून बन गए, थे नहीं, बन गए। इन कानूनों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? ब्राह्मणों ने स्थापित किया, ठीक है? अब आगे देखते हैं। इनमें कुछ कानून बड़े कठोर थे, है ना? एक जाति के लोग ना तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे, ना ही अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकते थे। यानी खाना भी नहीं खाना है, शादी भी नहीं करना है, ठीक है? तो सैद्धांतिक रूप से 4 मन थे। कौन-कौन? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। इन चारों से अलग एक 5वां वर्ग भी था, जिसे अछूतों का था, ठीक है? अछूत बोलते हैं। इनके काम को नीचा समझा जाता था। किसके काम को? अछूत वाले लोगों का, ठीक है? अतः इन्हें समाज में अन्य वर्गों की भांति सम्मान प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में टोकरी बनाने वाले भी शामिल थे, टोकरी बनाने वाले लोग, है ना? किस वर्ग में? ये 5वां वर्ग, जिसे छूत कहा जाता था। अब धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए, है ना? उच्च वर्ग जो थे ये लोग, ये ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये लोग उच्च वाले लोग थे। तो इन लोगों के लिए इन्हें नियम बनाया। इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं या आश्रमों में बाँट दिया गया, ठीक है? पहला क्या था? ब्रह्मचर्य, आश्रम शिक्षा, ठीक है? ग्रहण करने के लिए था। पहला जो ब्रह्मचर्य था, ये आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था, यानी कि दूसरे गृहस्थ आश्रम में यानी कि ये शिक्षा लेना है, जैसे आज हम लोग एजुकेशन लेते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर शाम में लौट आते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, लौट आते हैं। तो उस ज़माने में ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसा था कि आप किसी गुरु के यहाँ जाओगे, वहाँ शिक्षा लोगे, वहीं रह कर के, ठीक है? और फिर शिक्षा पूरा हो जाएगा तो अब घर लौटोगे। इस तरीके से ये जो पहला अवस्था होता था। फिर दूसरा था गृहस्थ आश्रम में घर गृहस्थी बसाई जाती थी, यानी कि लोग शादी-ब्याह करते थे, ठीक है? बाल-बच्चे करते थे। तीसरे में वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था, यानी कि थर्ड फेज़ क्या था कि आपको जंगल में जाना है, ध्यान मग्न करना है, ठीक है? और चौथा फेज़ था कि संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था, यानी कि आपको सब कुछ त्याग देना, एक सन्यासी बन जाना है, तपस्या करना है और लोगों को उपदेश दे देगा कि जीवन को बिताना है और लास्ट में मरखप जाना है, दुनिया से निकल लेना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से 4 स्टेप उन्होंने बनाया। यह एक आदर्श व्यवस्था, सॉरी, आदर्श यानी कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? परंतु पता नहीं कितने लोग इसका पालन करते थे, ठीक है? बना तो दिया भाई, कितने लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो तो वही लोग जाने, ठीक है? हम लोग क्या जाने अभी 2023 में। खैर, तो आरंभिक काल के वीरों के बारे में कहानियाँ लंबी कविताओं के रूप में रची गई थी। आरंभिक काल यानी स्टार्टिंग के जो समय थे, है ना? उसमें जो वीर लोग होते थे, यानी राजाओं का बात हो रहा है, वीरों के बारे में जो कहानियाँ लंबी कविताओं के रूप में रची गई थी। आज तो हम लोग बहुत बड़े मतलब कहानी लिख देते हैं, लेकिन उस वक़्त अगर जो लिखना होता था, कविता के रूप में लिखा जाता था, ठीक है? तो इन्हें गाया जाता था, है ना? ये जो वीरता के बारे में जो कहा गया है कविता के रूप में, अब इसे गाया जाने लगेगा, ठीक है? और ये बहुत लोकप्रिय हो गया आगे चल के, ठीक है? इनमें से कुछ कहानियाँ को एक साथ रख कर एक बड़ी कविता रचना हुई और इन्हीं कविताओं को हम महाकाव्य कहते हैं, ठीक है ना?
महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, तो उसमें क्या है, सब राजा का ही तो गुणगान किया गया है। जो भी राजा था कि ऐसा था, वैसा था, उन्हें इतने लड़ाई लड़ी, इतने लोगों को हराया, ऐसा किया, वैसा किया। वो क्या है, वो एक बार में नहीं, वो बहुत सारे कविताओं को एक जगह संग्रह करके जो किताब बना उसे कहा गया महाकाव्य, जिसमें से फेमस है रामायण और महाभारत, और भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है और दुनिया का सबसे बड़ा है ना। आगे देखते हैं। इन कहानियों में दो प्रमुख घटनाएं थी। इनमें से एक वनवास, यानी कि रामायण जो था ये वनवास से रिलेटेड है, और दूसरा क्या था, वनवास के लंबे काल से, यानी वनवास के लिए वन में जाकर रहना को वनवास कहते हैं, ठीक है। वनवास के लंबे काल और दूसरे युद्ध के बारे में है ना। अंततः अच्छे लोगों का शासन स्थापित होने से संबंधित है, यानी युद्ध के बाद, यानी एक युद्ध हुआ भयानक वाला, जिसे क्या बोलते हैं, महाभारत का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो वो युद्ध होने के बाद अच्छे लोगों का शासन स्थापित हो गया, उससे रिलेटेड है ये दोनों, है ना। अब नए धर्म, ठीक है। ये नए धर्म क्या है, वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया, है ना। वैदिक जो धर्म था बहुत सारे कर्मकांड और क्या करने लगे, यज्ञ से भर गया ये है। अब कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे, यानी खुश नहीं थे सब चीज़ों से। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने की बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है, ठीक है। यानी सच्चाई के रास्ते पे चलो, सदाचार यानी सबसे अच्छा से व्यवहार करो, और त्याग मतलब ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, त्याग करके ही जीवन जीना है, ऐसा वो लोग मानने लगा, ठीक है। तो ये अच्छा है, ऐसा सोचने लगे। तो इनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे, क्योंकि वे एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे, ठीक है। अब घर में रह के ध्यान चिंतन तो किया नहीं जा सकता। आज के लोग मेडिटेशन के नाम पे नौटंकी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान चिंतन करने के लिए आपको एकांत जगह ही चाहिए, ठीक है ना। आपको शोर शराबा में नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें से कुछ वनों से लौट आए, ठीक है, और अपने विचारों का नगरों और गाँव में प्रचार करने लगे। किसमें, नगर में और गाँव में। अब इनमें से दो व्यक्ति कौन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्या, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रवर्तक, यानी किसी भी धर्म को स्टार्ट करने वाला जो पहला इंसान होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, आदि प्रवर्तक बोलते हैं। प्रवर्तक यानी इसने उस धर्म को इजाद कर दिया, ठीक है, इससे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यही वो इंसान थे जैन धर्म, जो जैन धर्म को का जन्मदाता बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने जन्म दिया इस धर्म को, ठीक है। तो इस प्रवर्तक के रूप में दोनों प्रसिद्ध हुए। अब महावीर जैन धर्म के संस्थापकों में से एक है ना, और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब जो महावीर, यानी महावीर जो जैन है, ये कहाँ गया, महावीर जैन, ठीक है, इसने लिच्छवी गणराज्य में, और बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, वो शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। समझ पा रहे हो ये चीज़ कि क्या बोल रहा है। ये जो महावीर जैन था, ये रहा ये लिच्छवी में किसका जन्म हुआ था, महावीर जैन का। और ये जो शाक्य नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये शाक्य किसका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ और सुख भोग की सभी मनचाही चीज़ें उन्हें सुलभ थी, यानी कि सुख भोगने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए उस ज़माने में उसे सुलभ थी, परंतु दोनों ही दूसरों के दुखी देखकर दुखी हो जाते थे। यानी जब भी वो लोग दूसरों के दुख देखते थे, रोते, कलपते, परेशान, डिप्रेशन में, तो वो लोग दुखी हो जाते थे ये लोग, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। देखिए ये लोग निश्चय किया, अब क्या होता है आगे समझते हैं। जो जैन धर्म है, ठीक है, महावीर जैन जिसके जन्मदाता है, ठीक है, तो महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी यानी कि 600 BC, ठीक है, में वैशाली नगर में हुआ। यानी कि लिच्छवी गणराज्य में एक नगर है लिच्छवी वैशाली करके, तो वैशाली नगर में हुआ। उन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढते हुए भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो 12 साल, कितना साल, 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल
हल खोज लिया। उन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। अब जैन धर्म महावीर का जन्म, है ना, महावीर जैन का जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी के वैशाली नगर कहाँ है? वैशाली तुम्हारा लिच्छवी गणराज्य के अंदर ही पड़ता है, वैशाली नगर, उसी में हुआ उसका जन्म, ठीक है। इन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढते हुए भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे, है ना। अब 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया। कितना साल? 12 साल उन्होंने तपस्या की, तब जाकर उसे विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल खोज लिया। इन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया, यानी कि इनके पहले और 23 लोग हुए, ठीक है। तो इनके जो विचार थे, उनका ये जो क्या बोलते हैं 24वें तीर्थंकर यानी महावीर जैन जो थे उसका समर्थन किया और उनके विचार उनमें जोड़ दिए, ठीक है, अपना विचार जोड़ा। अब यह धर्म क्या कहलाया? जैन धर्म कहलाया, ठीक है, जैन धर्म कहलाता है। ये 23 के जो विचार थे उसमें इन्होंने, महावीर जैन ने जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने अपना विचार को इन 23 तीर्थंकरों के विचार में जोड़ दिया। तो ये जो विचार डेवलप हुआ, इन सारे विचारों को ही हम लोग एक जैन धर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है, इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना, ठीक है, बुरा काम ना करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए, ठीक है ना। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ये 3 रत्न कहे जाते हैं, तो इसी पे आधारित होने चाहिए। इन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि, है ना, आदि किसी भी जीव की हत्या करने की मनाही थी। इसी को अहिंसा कहा गया है। यदि किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, है ना, उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, है ना। संस्कृत कौन बोलते थे? वो वैदिक सनातनी लोग बोलते थे, ठीक है। तो उपदेश आम जनता की बोली में दिए, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के लोग ही करते थे, है ना। अब बुद्ध के बारे में देखते हैं। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल, है ना, शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वे कपिल वस्तु के पास के लुम्बिनी वन, जो कि नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में पैदा हुए थे। उन्होंने भी गृह त्याग किया, यानी घर छोड़ दिया, और वर्षों तक क्या की? तपस्या की, है ना। तपस्वी की बात थी, सॉरी, वर्षों तक तपस्वी, यानी कि जो तपस्या करने वाले लोग होते हैं उसे तपस्वी बोलते हैं। तो इस तपस्वियों की भांति घूमते रहे, तब उन्हें लगा कि उन्हें जिज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने जीवन की समस्याओं का हल खोज लिया है। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है ना, और इसका कारण सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा है। तो अष्टांगिक मार्ग में चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है ना। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, ये एक उपाय है ना, इस पे चलेगा इंसान तो ये जो तृष्णा यानी कि जो ये डिज़ायर होता है, इच्छा होता है इंसान को, उससे वो छुटकारा पा सकता है, ठीक है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य क्या हो सकता है? सदाचारी बन सकता है। तो और किसी चीज़ की अधिक चाह रखे बिना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है ना।
तो बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया। यानी कि उन्होंने जो धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान जो होते थे उस ज़माने में, उसमें पशुओं की जो हत्याएँ होती थी, ठीक है? बलि चढ़ाया जाता था, उसे वर्जित ठहराया, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कहना है, ठीक है? और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक, यानी कि जो मानवीय नहीं है, ये मानव का लक्षण नहीं है, ये जो अमानवीय है, अमानवीय होता है, यानी कि राक्षस के कैटेगरी में आता है, ठीक है? ये सही नहीं कहने का मतलब, ठीक है? ये मानव का गुण नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है? तो उस समय खेती-बाड़ी, देखिए खेती-बाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था, है ना? आज ना ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन उस ज़माने में पशु का इस्तेमाल होता था, ठीक है? तो इसीलिए बिना कारण पशु की हत्या करना क्या है? निरर्थक, यानी बेकार है, ठीक है? अब पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से क्या हुआ? शाकाहारी खान-पान को बढ़ावा मिला। अब सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है? समझा जाता था कि निर्वाण प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि वो सभी जो जो अटैचमेंट है सबसे, उससे छुटकारा पा लिया हो, ठीक है? दुनिया को छोड़ के निकल लेना, उसके बाद दोबारा उसका कभी जन्म नहीं होगा, ठीक है? अब बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए ज़रूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे, यानी कि दुनिया भर के जो अनुष्ठान हुआ करते थे उस ज़माने में, ठीक है? तो उसके विरोधी थे ये सपोर्ट नहीं करते थे ये सब चीज़ों को। तो वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने क्या-क्या विरोध किया, है ना? जो वर्ण व्यवस्था दिया गया था कि ये एक ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ये अछूत है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था दिया गया था, इसे क्या हुआ, उसके भी विरोधी थे, यानी कि विरोध किया, ठीक है? क्योंकि ऊँचे वर्ण वाले निम्न वर्ण वालों, यानी शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। कहने का मतलब ये जो थे, ये लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये लोग, ठीक है? ऊपर वाले लोग नीचे वालों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसी वजह से। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की, विहार, ठीक है? विहार की स्थापना की, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, है ना? और आराधना और धर्मोपदेश करते थे, यानी कि जो बुद्ध को फॉलो करने, यानी बुद्ध जो धर्म है, उस धर्म के विचारों को फॉलो करने वाले को भिक्षु कहते हैं, ठीक है? वो वहाँ रह कर के क्या करते, आराधना, यानी कि ध्यान मग्न प्रार्थना वगैरह करते थे और जा कर के धर्म का उपदेश दिया करते थे, ठीक है? और इसी तरह से वो जीवन व्यतीत करते थे। ये विहार पाठशालाओं के रूप में काम करते थे। एक हिसाब से वो स्कूल था, समझिए, ठीक है? अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः कारीगर, व्यापारी और किसान होते थे, है ना? ये जो इसके फॉलोवर थे, बौद्ध और जैन धर्म के फॉलोवर, है ना, अनुयायी, वो कौन होते थे? वो एक कारीगर होता था, एक व्यापारी वर्ग होता था और किसान लोग होते थे, ठीक है? क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार क्योंकि क्योंकि वे लोग समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है ना? कौन लोग समझता था? ये लोग, ठीक है? कारीगर, व्यापारी, किसान लोग समझता था कि ये कठिन नहीं है। अब दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अब अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों, कौन-कौन से संस्कार और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को कठिन बना दिया। इन दिनों बौद्ध धर्म उन जटिल संस्कारों का विरोधी था, क्योंकि ये न केवल बड़े खर्चीले थे बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है? अब विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। कहाँ? नगर में, है ना? शहर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। भिक्षु जगह-जगह नए विचारों का प्रचार करते रहते थे, इसीलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। इससे भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया, ठीक है ना? अब बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गया। जो बौद्ध विहार, जहाँ पर ये भिक्षु रह कर के ध्यान मग्न करते थे और शिक्षा देते थे, तो ये जो जगह था, वो क्या, शिक्षा का एक फेमस सेंटर बन गया था। अब धनी व्यापारी बौद्धों को धन दान देते थे। क्या करते थे? जो जिसके पास पैसा बहुत होता था, व्यापारी लोग, वो बौद्ध को क्या करते थे? पैसा देते थे, ठीक है? और सुंदर स्मारक बनवाते थे, है ना?
इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया जाता था, यानी कि उसे बहुत ही अच्छे तरह से सजाया जा रहा है। यानी कि आप देखोगे अभी भी जा करके, ठीक है, तो उसमें अच्छा-अच्छा सजावट दिखेगा, लकड़ी से बना हुआ या फिर अच्छा-सा डिज़ाइन नज़र आएगा आपको, ठीक है, कला नज़र आएगा, ठीक है। तो उसे सजाया जाता था। अब बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले गए, है ना? अब क्या हुआ, हाँ, तो मतलब दूसरे देशों में ले गए लोग, और क्या हुआ, जैसे कि मध्य एशिया, कहाँ-कहाँ ले गए? मध्य एशिया में, चीन में ले गए, तिब्बत में ले गए, और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व मतलब उधर थाईलैंड वगैरह, म्यांमार, मलेशिया, फिर इंडोनेशिया वगैरह, ये सब देशों की तरफ ले गए, और बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को क्या किया? लोकप्रिय बना दिया, ठीक है? इस तरह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आज इतना फेमस है, इसी वजह से हुआ, क्योंकि ये लोग इधर-उधर जा करके क्या करते थे? प्रचार करते थे, जिस वजह से ये फेमस भी हो गया। काफ़ी लोग इसे पसंद किए, इसे अडॉप्ट किए, है ना? तो ये था कहानी 600 बीसी से 400 बीसी के बीच का बात, ठीक है? आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई अगर आपको कुछ डाउट हो तो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।